Morning student, this is Shashi, working as PGT Physics in KV2 ईटानगर। हमने अपना क्लास 11 का चैप्टर 2 स्टार्ट किया था लास्ट क्लासेस में, जिसके अंदर हमने पढ़ा था फिज़िकल क्वांटिटी यूनिट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स एक्सेट्रा। हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था हमारा मेज़रमेंट ऑफ लेंथ। तो स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए हमने जो मेज़रमेंट ऑफ लेंथ है उसकी रेंज वगैरह डिसाइड की थी। अभी हम देखेंगे कि जो लार्ज डिस्टेंसेस होती हैं उनके लिए हम मेज़रमेंट को कैसे यूज़ करते हैं, और वी कैन से दैट मेज़रमेंट ऑफ लेंथ लार्ज डिस्टेंसेस विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। The following indirect method may be used to measure very large distances. जो हमारे बहुत स्मॉल डिस्टेंसेस होते हैं 10 to the power -2 मीटर टू 10 to the power 3 मीटर तक, उनको हम क्या करते हैं स्केल वगैरह या फिर जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनके हेल्प से हम उन्हें मेज़र कर सकते हैं। बट जो बहुत लार्ज डिस्टेंसेस है, जैसे कि हमारा जो अर्थ का रेडियस है, सन और अर्थ के मिड की जो डिस्टेंस है, सन या फिर मून की डिस्टेंस है, प्लैनेट्स के बिट और अर्थ के जो पिच की डिस्टेंसेस है, वो सब हम कैसे मेज़र करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होने चाहिए। तो उसके लिए साइंटिफिकली कुछ मतलब जो भी हमें डिस्टेंसेस वगैरह दी गई हैं, इनके लिए 2 to 3 मेथड्स डिसाइड बताए गए थे। उनमें से एक था, फर्स्ट है पैरेलैक्स मेथड, देन सेकंड विल बी एंगुलर और डायमीटर मेथड, ठीक है, और देन लास्ट विल बी इको मेथड और रिफ्लेक्शन मेथड। सबसे पहले हम अपना डिस्कस करेंगे पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड, ओके। तो पैरेलैक्स मेथड है क्या? पैरेलैक्स मेथड के जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हम इसमें एक मतलब पैरेल जैसा कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, पैरेलैक्स एंगल वाला, ठीक है, और पैरेलैटिक एंगल, पैरेलैक्स और पैरेलैटिक एंगल, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर अ फार अवे प्लैनेट पी एट अ डिस्टेंस कैपिटल डी फ्रॉम आवर 2 आइज। यहाँ पर हम नोन चीज़ें ले रहे हैं, हमारा जो 2 आइज हैं उनकी हेल्प से हमने एक बहुत दूर क्या किया है, हमने एक प्लैनेट पर एक पॉइंट लिया है पी, जहाँ पर हम अभी देख रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर जो एल है वो हमारा लेफ़्ट आई को शो कर रहा है, और आर जो है वो हमारा राइट आई को शो कर रहा है। ये जो डिस्टेंस है कैपिटल डी, ये हमारा क्या है, यहाँ पर लार्ज डिस्टेंस को शो कर रहा है, ठीक है। ये हमें फाइंड करनी है, जो हम मतलब यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ना, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस, दैट इज़ हियर कैपिटल डी। second step, suppose that the lines joining the planet to the left eye L and the right eye R subtend an angle theta in radians। अब ये जो हमारी दोनों लेफ्ट एंड राइट आई है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, सबटेंड एंगल है, वो क्या है, थीटा, रेडियंस में, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है हमारी स्मॉल b। द एंगल थीटा इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल। ये जो एंगल बनता है लेफ्ट और राइट आई के बीच में, इसे बोला जाता है पैरेलैक्स एंगल और पैरेलैक्टिक एंगल। इसीलिए जो हमारा मेथड है इसे बोला गया है पैरेलैक्स मेथड। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है एल आर, इसे क्या बोला जाता है, बेसिस, इसे बोला जाता है बेसिस। एज द प्लानट इज़ फार अवे, यह प्लानट जो बहुत दूर है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो बी और डी का जो रेशियो है वो बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा कंपेयर टू क्या है, स्मॉल है, किससे, 1 से, एंड देयरफॉर थीटा इज़ वेरी स्मॉल। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो थीटा है वो बहुत स्मॉल होगा, ठीक है। अब थीटा को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, आपने एक पढ़ा होगा जो हमारा आर एंगल होता है वो क्या होता है, आर्क डिवाइड बाय रेडियस। तो यहाँ पर हमारा एज ए आर्क क्या वर्क करेगा, डिस्टेंस एल आर, ठीक है। तो हमारा थीटा शुड बी इक्वल टू बी बाय कैपिटल डी, आर्क डिवाइड बाय रेडियस। आर्क है हमारा स्मॉल बी और रेडियस है हमारा कैपिटल डी, ठीक है। उसमें हम जब देन टेकिंग द डिस्टेंस एल आर इज इक्वल्स टू बी एज ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस डी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो हमारा एल आर है उसको एक आर्क की तरह कंसीडर किया है, और जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल डी, और एंगल है थीटा। तो यहाँ पर जो हमारा एंगल होगा वो क्या होना चाहिए, आर्क बाय रेडियस, दैट विल बी स्मॉल बी डिवाइड बाय कैपिटल डी, ठीक है। तो थीटा हमारा होना चाहिए स्मॉल बी डिवाइड बाय कैपिटल डी, और कैपिटल डी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, बी बाय थीटा। यही यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना था,
कैपिटल डी जो हमारी लार्ज डिस्टेंस थी, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें दोनों जो आईज हैं उनके बीच की डिस्टेंस हमारा नोन है और जो हमारा एंगल है वो भी हमारा क्या है, नोन है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पैरेलक्स मेथड की हेल्प से लार्ज डिस्टेंसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा मेजरमेंट ऑफ द साइज और एंगुलर डायमीटर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई भी प्लानेट है, सन वगैरह है, ठीक है, तो उसका हमें क्या करना है, उसका साइज़ को मेज़र करना है और वी कैन से दैट उसका जो एंगुलर डायमीटर उसे हमें मेज़र करना है। तो वो हम कैसे मेज़र करेंगे, वो भी एक बहुत लार्ज डिस्टेंस होगी। तो इसका जो मेथड है वो हम देखेंगे अभी। हमने अज्यूम किया है कोई भी एक प्लानेट है जिसका डायमीटर क्या है, स्मॉल डी है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, अर्थ है ना। यहाँ से अर्थ से अगर हम देख रहे हैं कि ये जो प्लानेट है, सेम जैसे हमने पैरेलक्स मेथड में किया था उसका रिवर्स करेंगे। यहाँ पर अर्थ से हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से अल्फा एंगल बनाते हुए प्लानेट को कवर कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शन व्हेन टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑफ द प्लानेट आर व्यूड थ्रू द टेलीस्कोप। ये सब हम अपनी आंखों की हेल्प से नहीं कर सकते, हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं, टेलीस्कोप की हेल्प से कर रहे हैं। टेलीस्कोप की हेल्प से हम अपने जो दो पॉइंट है सेम, ये डिस्टेंस दोनों क्या है, सेम है, क्योंकि डायमीटर के पॉइंट्स दोनों एजेस पर सेम होंगे, तो इसलिए ये दो डिस्टेंस क्या होंगी, कैपिटल डी। ये जो एंगल बन रहा है ये है हमारा एंगल, ठीक है। ये एंगल जो कहाँ से बन रहा है, ये अर्थ से बन रहा है एंगल। इफ स्मॉल डी इज द डायमीटर ऑफ द प्लानेट एंड अल्फा इज द एंगुलर साइज ऑफ द प्लानेट, द एंगल सबटेंडेड बाय स्मॉल डी एट द अर्थ ई, देन यहाँ पर अगेन हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस। तो यहाँ पर हमारा अल्फा इज इक्वल हो जाएगा स्मॉल डी डिवाइड बाय कैपिटल डी। द एंगल अल्फा कैन बी मेजर्ड फ्रॉम द सेम लोकेशन ऑन द अर्थ। यहाँ पर जो अल्फा है वो अर्थ से हम मेज़र कर रहे हैं, तो उसे क्या कर सकते हैं हम, मतलब उसकी वैल्यू हमारे लिए नोन होगी। इट इज़ द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शन व्हेन टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ऑफ द प्लैनेट्स आर व्यूड थ्रू द टेलीस्कोप। यहाँ पर हमारे लिए वेरिएबल क्या है, कैपिटल डी, अननोन क्या है, कैपिटल डी, क्योंकि हमें लार्ज डिस्टेंस हमें किसकी फाइंड करनी है, जो हमारा जो भी प्लानेट है और अर्थ है उनके बीच की डिस्टेंस को हमें फाइंड करना है। सिंस डी इज़ नोन, द डायमीटर स्मॉल डी ऑफ द प्लानेट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम, ये हम बाय साइड चेंज हम स्मॉल डी को निकाल सकते हैं अल्फा एंड डी, कैपिटल डी के मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड मेथड। इसके बाद हमारा थर्ड मेथड आता है इको मेथड और रिफ्लेक्शन मेथड। इको मेथड के हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, लार्ज डिस्टेंसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली जो ये हमारा मेथड है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, जैसे जो हिल साइड्स वगैरह है वहाँ पर हमें बहुत हिल की हाइट भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वहाँ पर हमारा यूज़ किया जाएगा इको मेथड और रिफ्लेक्शन मेथड। दिस मेथड इज़ यूज टू मेज़र द डिस्टेंस ऑफ अ हिल। ये एक हिल है, यहाँ से हमने एक गन फायर किया, ठीक है, तो ये जो साउंड वेव है ये हिल से जाके टच करेगी और वापस रिपेल करेगी सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो ये पहले जितना डिस्टेंस में गया है एस, सेम डिस्टेंस में वापस क्या गया, इको हमें रिसीव होता है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है टोटल कितना कवर कर रहा है, फर्स्ट एस देन अगेन एस, दैट विल बी टोटल डिस्टेंस शुड बी हियर एस प्लस एस, और वी कैन से दैट 2s. A gun is fired toward the hill and the time interval between the instant of firing the gun and the instant of hearing the echo of the gunshot is noted. तो हम यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली जैसे ही गन फायर किया जाता है हिल के टुवर्ड्स, तो दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो क्या करता है, इको और गन शॉट के बीच में हमने नोट किया है, ठीक है। तो दिस इज द टाइम टेकन बाय द साउंड टू ट्रेवल फ्रॉम द ऑब्जर्वर टू द हिल एंड बैक टू द ऑब्जर्वर। ये टोटल टाइम क्या, किस प्रोसेस में हम जो यहाँ पे टाइम क्या लगेगा, पहले क्या होगा, गन फायर से जाकर हिल से जाके कांटेक्ट करेगा, फिर हिल से वापस ऑब्जर्वर के पास बैक होके आएगा, तो यहाँ पर 2 टाइम्स हमें लगेंगे। इफ़ वी स्मॉल वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड कैपिटल एस इज द डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम ऑब्जर्वर एंड capital T is the total time taken, then
हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, जो हमारा डिस्टेंस है कैपिटल एस, ठीक है, वो फाइंड करना है हमें ना। तो ये डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है हमारा वेलोसिटी इनटू टाइम, और वी कैन से दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, बट डिस्टेंस हमारा 2 टाइम्स हो रहा है ना ऐड सेम डिस्टेंस, तो यहाँ पर हमारा होगा 2s इज इक्वल टू v इंटू टी। बट जब हम s कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ हाइट चाहिए सिंगल, तो उसके लिए s इज इक्वल टू हो जाएगा v इंटू टी बाई 2। ये होता है हमारा इको मेथड और रिफ्लेक्शन मेथड। In place of sound wave, laser can be used to measure the distance of the moon from the earth. Laser is a monochromatic, intense and unidirectional beam. Unidirectional beam, sorry. यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम साउंड वेव्स की जगह लेज़र यूज़ करें, तो हम किसको फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ द मून को भी फाइंड हम कर सकते हैं अर्थ से। और जो लेज़र जो होता है हमारा, वो क्या होता है, लेज़र की प्रॉपर्टी है मोनोक्रोमेटिक, इंटेंस एंड यूनिडायरेक्शनल बीम। ये इसके लेज़र के अंदर क्या होता है, आपने कभी देखा होगा लेज़र लाइट वगैरह सभी ने देखी होगी। तो लेज़र लाइट के अंदर क्या होता है, सारा जो हमारा बीम है वो सेम डायरेक्शन में फोकस्ड रहता है। मतलब जैसे वेव की प्रॉपर्टी होती है डिफरेंट डायरेक्शंस वाली, वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं होती है। लेज़र के अंदर यूनिडायरेक्शनल बीम हमें मिलता है, और वो मोनोक्रोमेटिक होता है, मतलब सिंगुलर होता है, क्रोमेटिक होता है, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टी की वजह से हम इजीली मून से अर्थ के डिस्टेंस को भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। If small t is the time taken for the laser beam is going to and returning from the moon, then the distance can be calculated from the formula. अगर हमारा जो स्मॉल t वो टाइम है लेज़र बीम से जाने का और वापस आने का मून पर, तो देन द डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द दिस फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। कैपिटल एस इज इक्वल टू सी इंटू टी बाई 2। यहाँ पर सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वी कैन से दैट velocity of sun, sometime we use also velocity of sunlight। ये होता है हमारा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, लास्ट फॉर्मूला की हेल्प से अपना मून की डिस्टेंस को हम अर्थ से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर एस जो हमारा वो डिस्टेंस होगा, और सी हमारा लाइट डिस्टेंस होगा, और टी हमारा जो है नून टाइम होगा। लेज़र जितना भी टाइम लेगी वापस रिटर्न बैक करने में वो टाइम, और हमें इससे क्या मालूम, सिर्फ हमें वो टाइम मालूम होने से हम क्या कर सकते हैं, मून डिस्टेंस को अर्थ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे हम अपना लार्ज डिस्टेंसेस के लिए, अभी हम अपना बात करेंगे स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए। क्या जितना मतलब ईजी हमारा मतलब जितना कॉम्प्लिकेटेड हमें अभी लार्ज डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करना लग रहा है, क्या स्मॉल डिस्टेंस के लिए भी सेम हम उसमें कॉम्प्लिकेटेड होगा? बिल्कुल, क्योंकि स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए भी हमें क्या चाहिए, बहुत एक्यूरेसी चाहिए, बहुत ज़्यादा हम अपने जो नेक्ड आइज़ हैं उनकी हेल्प से हम बहुत ज़्यादा स्मॉल डिस्टेंस को भी नहीं देख सकते हैं। तो इसके लिए क्या मेथड्स हैं, यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर विजिबल लाइट द रेंज ऑफ वेवलेंथ इज फ्रॉम अबाउट 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। बेसिकली जो हम लाइट देख पाते हैं उसके लिए हमारा वेवलेंथ क्या होता है, 400 एंगस्ट्रॉम से 700 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाई करता है। Hence an optical microscope cannot resolve particles with size smaller than this। तो इससे जो छोटा हमारा होगा उसे हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम कैन बी फोकस्ड बाय अ प्रॉपरली डिजाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। जो इलेक्ट्रॉन बीम्स है वो हमारा बेस मतलब इस तरीके से फोकस होता है, कर सकते हैं उसे, कि वो जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है उन्हें easily देख सके। द रिजोल्यूशन ऑफ सच एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज लिमिटेड फाइनली बाय द फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑल्सो बिहेव एज वेव्स। तो इलेक्ट्रॉन भी उसमें क्या करते हैं, एज अ वेव बिहेव करते हैं। द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी एज स्मॉल एज फ्रैक्शन ऑफ एन एंगस्ट्रॉम। जो वेवलेंथ है उसका कैसा होता है, जितना फ्रैक्शन एंगस्ट्रॉम का होता है सेम ही ये भी इलेक्ट्रॉन के लिए उतना ही स्मॉल पार्ट होता है।
Such electron microscope with a resolution of 0.6 एंगस्ट्रॉम हैव बीन बिल्ट। जो हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसका जो रेजोल्यूशन होता है वो क्या होता है 0.6 एंगस्ट्रॉम, मतलब वो इतना छोटा डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम होता है हमारा 10⁻⁻10 मीटर, दैट मीन्स 0.10 टाइम्स 0 एंड 1, इतने स्मॉल पार्ट का भी 0.6 टाइम्स हम क्या कर सकते हैं, उससे छोटा हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। दे कैन ऑलमोस्ट रिजॉल्व एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन अ मटेरियल। वो क्या कर, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये इजीली क्या कर सकता है, एक एटम और मॉलिक्यूल के जो मटेरियल के अंदर प्रेजेंट होता है उसे इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके जो पार्ट है उन्हें हम इजीली रिजॉल्व करके देख सकते हैं। इन रिसेंट टाइम्स tunneling microscopy has been developed in which again the limit of resolution is better than an angstrom. It is possible to estimate the size of molecule. तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स की साइज को एस्टिमेट करना भी हमारे लिए पॉसिबल हो गया है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली जिसकी हेल्प से हम क्या देख सकते हैं, बहुत स्मॉल डिस्टेंसेस को भी हम मेज़र कर सकते हैं। सेकेंड है एवोगाड्रो मेथड, अ सिंपल मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ऑलिक एसिड इज गिवन बिलो। जो एवोगाड्रो मेथड है इसको हम किसके हेल्प से समझेंगे, एक ऑलिक एसिड हमने ली है, ठीक है, तो ऑलिक एसिड का हम जो डायामीटर है वो हम उसे फाइंड करेंगे कि वो किस ऑर्डर का है, क्योंकि अब वो ये बहुत स्मॉल होगा, ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम समझ पाएंगे कि हम एवोगाड्रो की मेथड की हेल्प से किसी स्मॉल डिस्टेंस को किस तरीके से फाइंड करेंगे। ओके, तो ऑलिक एसिड इज अ सॉपी लिक्विड with large molecular size of the order of 10⁻⁹ मीटर। जो हमारा ओलिक एसिड है वो एक सोपी लिक्विड होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, बहुत लार्ज मॉलिक्यूलर साइज होती है, लाइक ऑफ ऑर्डर 10⁻⁹ मीटर। द आइडिया इज टू फर्स्ट फ्रॉम मोनोमोलिकुलर लेयर ऑफ ओलिक एसिड ऑन वाटर सरफेस। जो ये हमारा आइडिया है ये मोनोमोलिकुलर लेयर से लिया गया, मतलब हम एक सिंगल जो लेयर है ऑलिक एसिड की उसके सरफेस पर हम वर्क करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करते हैं, वी डिसॉल्व 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑलिक एसिड इन अल्कोहल टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब और ml। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम ले रहे हैं 1 ml ऑलिक एसिड, ठीक है, और हम उसमें क्या मिक्स कर रहे हैं, अल्कोहल को मिक्स कर रहे हैं। कितना अल्कोहल मिक्स कर रहे हैं, 20 ml, ठीक है, और उसका एक हम क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। अब जो हमने सॉल्यूशन बनाया है किस किस का बनाया है, अल्कोहल प्लस ऑलिक एसिड। इसके अंदर अल्कोहल का पार्ट है 20 ml और हमारा जो ऑलिक एसिड है उसका पार्ट है 1 ml। उसमें से हम लेंगे, देन वी टेक 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सॉल्यूशन। उस जो हमारा पूरा ओवरऑल सॉल्यूशन है 20 + 1 ml का, उसका हम लेंगे 1 ml सॉल्यूशन, ठीक है, एंड डाइल्यूट इट टू 20 ml यूजिंग अल्कोहल। और हम इसे क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। अगेन जो हमारा 1 ml जो हमारा सॉल्यूशन है उसको 20 ml हम उसमें क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, दैट मीन्स हम उसमें अल्कोहल ऐड करके उसे वापस डाइल्यूट कर रहे हैं। वापस हमने उसमें क्या किया, 20 ml अल्कोहल ऐड किया है। सो द कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज़, तो अब उसके अंदर अगर हम देखें कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें ऑलिक एसिड का पार्ट क्या है, कितना उस ऑलिक एसिड उसके अंदर प्रेजेंट है, तो वो ऑलिक एसिड प्रेजेंट होगा 1/20 × 20 सेंटीमीटर क्यूब और ml ऑफ ऑलिक एसिड पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। Next, we lightly sprinkle some lycopodium powder on the surface of water in a large drop and we put on 1 drop of this solution in water। हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमने देखा कि हम क्या ले रहे हैं, एक लाइकोपोडियम जो हमारा पाउडर है उसको वाटर की सरफेस पर स्प्रिंकल कर रहे हैं थोड़ा सा। वी पुट 1 ड्रॉप ऑफ दिस सॉल्यूशन इन द वाटर, उसको हम क्या कर रहे हैं, इस सॉल्यूशन के अंदर मिक्स कर रहे हैं, सिर्फ एक ड्रॉप को। द ऑलिक एसिड ड्रॉप स्प्रेड इनटू अ थिन, तो हमारा जो ऑलिक एसिड है वो क्या कर रहा है, एक थिन और लार्ज और रफली सर्कुलर फिल्म के अंदर स्प्रेड हो जाएगा ऑफ मॉलिकुलर थिकनेस ऑन वाटर सरफेस। वाटर सरफेस के ऊपर एक बहुत थिन लेयर क्रिएट करेगा यहाँ पर। देन वी क्विकली मेजर द डायमीटर ऑफ द थिन फिल्म टू गेट इट्स एरिया ए। तो हम क्या करेंगे, बहुत जल्दी से हम उसकी जो थिन लेयर है उसका डायमीटर को हम मेज़र करेंगे उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए। सपोज वी हैव ड्रॉप्ड n ड्रॉप्स इन द वाटर, हमने जो हमारा यहाँ पर हमारा जो लाइकोपोडियम पाउडर है
उसका हमने मानते हैं कि जो हमने सॉल्यूशन बनाया है वाटर के साथ, उसके हमने n ड्रॉप्स को क्या किया है, ड्रॉप किया है वाटर के अंदर, ठीक है। तो इनिशियली वी डिटरमाइन द अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप, जो हमारी ईच ड्रॉप है ये सॉल्यूशन की, उसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, v सेंटीमीटर क्यूब है। देन वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप शुड बी nv सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ ऑलिक एसिड, तो यहाँ पर जो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ ऑलिक एसिड है वो क्या होगा, NV इंटू 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब। जो हमारा एक ड्रॉप के लिए हमारा जो ऑलिक एसिड का सॉल्यूशन में जो अमाउंट था उससे हम टोटल को मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम को, तो हमें टोटल जो हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर उसका अमाउंट मिल जाएगा। This solution of oleic acid spreads very fast on the surface of the water and forms a very thin layer of the thickness small t। ये जो हमारा पूरा ऑलिक एसिड का सॉल्यूशन है NV/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब का, ये जो हमारा सरफेस लेयर है वाटर का उस पर बहुत मतलब बहुत थिकनेस इसकी स्मॉल टी होगी, बहुत पतली लेयर्स यहाँ पर ये बनाएगा और बहुत जल्दी इस बहुत फास्ट वे में स्प्रेड होगा। इफ़ दिस स्प्रेड्स टू फॉर्म अ फिल्म ऑफ एरिया ए सेंटीमीटर क्यूब, अगर ये जो हमारा एरिया है वो ए सेंटीमीटर क्यूब की फिल्म फॉर्म कर रहा है, देन द थिकनेस ऑफ द फिल्म, तो उस फिल्म की थिकनेस क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ द फिल्म डिवाइड बाय एरिया ऑफ द फिल्म। और वी कैन से दैट टी हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमने अभी निकाला है NV डिवाइड बाय जो ये हमारा वॉल्यूम है टोटल, NV डिवाइड बाय 20 इंटू 20, और इसको अगर हम एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, थिकनेस मिल जाएगा। If we assume that the film has monomolecular thickness, then this become the size or diameter of molecule of oleic acid। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम ये assume कर ले कि जो हमारा thickness है वो क्या है, मोनोमोलिकुलर और 1 है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, जो साइज और डायमीटर है ओलिक एसिड का, द वैल्यू ऑफ दिस थिकनेस कम्स आउट टू बी ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -9 मीटर। तो वो हमें मिलता है ओवरऑल कैलकुलेट करने के बाद 10 टू द पावर -9 मीटर। ये था हमारा एवोगाड्रो मेथड। इसके बाद है हमारा रेंज ऑफ लेंथ्स। द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वी कम अक्रॉस इन द यूनिवर्स वेरीज ओवर वेरी वाइड रेंज। जो हमारा साइज है ऑब्जेक्ट्स का यूनिवर्स के अंदर बहुत वाइड रेंज के अंदर वेरी करता है। दिस मे वेरी फ्रॉम द साइज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -14 मीटर टू द टिनी न्यूक्लियस ऑफ एन आटम लाइक ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 26 मीटर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। तो सबसे जो मिनिमम साइज का हमारा क्या मतलब हो सकता है पॉसिबल, दैट इज 10 टू द पावर -14 मीटर, और मैक्सिमम क्या हो सकता है 10 टू द पावर 26 मीटर, जो अभी तक मतलब देखा गया है नॉर्मली। वी ऑल्सो यूज सर्टेन स्पेशल लेंस यूनिट्स फॉर शॉर्ट एंड लार्ज लेंस विच आर गिवन बिलो। हम जनरली ये सब जो हमारे यूनिट्स हैं उनमें यूज़ करते हैं। एक फर्मी के लिए सिंबल होगा स्मॉल f, और फर्मी को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू होगी 10 टू द पावर -15 मीटर। ये हमें जो डाटा है ये थोड़ा लर्न रखना है क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ हो सकता है। एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम हमारा होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है हमारी एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, और वी कैन से दैट अप्रॉक्सीमेटली 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर भी कह सकते हैं हम इसे। इसके बाद है हमारा 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर हमें ऐसा लगता है कि टाइम होगा, बट लाइट ईयर क्या है हमारा, यहाँ डिस्टेंस है। इसकी वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। पार्सेक की हमारी वैल्यू होती है 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, तो ये सब हमें डेफिनेशंस और वैल्यूज़ हमें याद रखना है। ओके, थैंक यू, होप यू विल अंडरस्टैंड। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।